हेलो गाइस, आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रियम्बल पे चर्चा करेंगे, जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानने या समझने की कोशिश करेंगे कि प्रियम्बल या प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप भारतीय संविधान की एक भूमिका या इंट्रोडक्शन की भांति देख सकते हैं, जिसमें संविधान के आदर्शों, मूल्यों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप आदि का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। N.A. पालकीवाला, जिसे आप नानी पालकीवाला के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने, जो एक प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के मतलब को देख लिया। अब चलो बात करते हैं कि प्रस्तावना में किन किन बातों पर विचार किया गया है। तो यहाँ पे मूल रूप से 4 बातों पर चर्चा की गई है, और ये 4 बातें क्या क्या हैं। जो पहली बात है वो है संविधान के स्रोत के बारे में, यानी जो प्रस्तावना है वो हमें संविधान की शक्ति के स्रोत के बारे में बताता है। जैसे जब हम प्रियम्बल के ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि भारत के लोगों को ही संविधान का स्रोत कहा गया है। तो प्रस्तावना में संविधान के स्रोत की बात की गई है। उसके बाद भारतीय राज्य की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा, इसकी बात की गई है। जैसे भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये हमारे सरकार का स्वरूप हो गया, तो इसकी बात की गई है। उसके बाद संविधान के उद्देश्यों का विवरण है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी चर्चा प्रस्तावना में की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो संविधान के जो सारे उद्देश्य हैं, इनका विवरण प्रस्तावना में किया गया है। और फिर इस संविधान को अपनाए जाने की तिथि का विवरण दिया गया है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। तो प्रस्तावना में इन सारी बातों का संक्षेप में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो 4 बातें हैं, इन्हें हम कॉम्पोनेंट ऑफ प्रियम्बल भी कह सकते हैं, यानी प्रस्तावना के घटक के रूप में भी बोल सकते हैं। जैसे जो हमारा पहला पॉइंट था वो था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में भारत के लोगों को मान्यता दी गई है, यानी जो भारत के लोग हैं उन्हीं को संविधान की शक्ति का स्रोत कहा गया है। सेकेंड पॉइंट में हमारा था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसमें हम भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। जो थर्ड पॉइंट था उसमें लिखा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और लास्ट में एडॉप्शन का डेट यहाँ पे दिया गया है, जिसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी के रूप में लिखा गया है। तो ये प्रस्तावना के 4 घटक हो गए, और इन्हीं चारों को मिला करके संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। अब हम ओरिजिनल टेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जैसे हम भारत के लोग। तो ये हमारे संविधान की शक्ति के स्रोत हुए भारत के लोग, जो कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करते हैं। तो इसे ही हम लोगों ने भारतीय राज्य की प्रकृति के तौर पे देखा था सेकेंड पॉइंट में। उसके बाद हम उद्देश्य की ओर आते हैं। तो उद्देश्य के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। इन सारे वर्ड्स को हम डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं संक्षेप में जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उसे पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने की बात की गई है, और इसे बढ़ाने के लिए जो बंधुता यानी ब्रदरहुड होना चाहिए उसकी बात की गई है। और यहाँ पे लास्ट में 26 नवंबर 1949 ईस्वी की तिथि दी गई है, जिस दिन इस संविधान को अडॉप्ट किया गया था या अपनाया गया। तो भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि 6 नवंबर 1949 को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू आवर सेल्स, यानी खुद को आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की जो उद्देशिका है या जो प्रियम्बल है उसका टेक्स्ट हो गया। अब इन एक एक वर्ड्स को हम डिटेल में जानेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत हम लोगों ने देखा कि इसी वर्ड के साथ होती है। तो यह भारत के लोगों की परम संप्रभुता को इंगित करता है, और संप्रभुता का अर्थ राज्य की स्वतंत्र सत्ता है, जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। तो भारत जो राज्य है वो संप्रभु राज्य है, यानी भारत के लोगों पर किसी दूसरे राज्य के लोगों का नियंत्रण नहीं है। जैसे जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो यह ब्रिटिश लोगों का गुलाम था, और वहाँ का जो संसद था उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे
उसके आधार पर हमारे देश का संचालन किया जाता था। लेकिन अब हमारा राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र और यहाँ के लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है संप्रभु। तो इस शब्द का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। यानी जो हमारे देश की विधायिका है वो हर प्रकार का कानून बनाने की शक्ति खुद के पास रखती है। अब किसी अन्य देश के द्वारा हमारे देश के लिए कानून नहीं बनाए जाते। तो ये संप्रभु होने या सॉवरेन होने का एक अर्थ हो गया। उसके बाद एक वर्ड का यूज़ किया गया है कि समाजवादी। समाजवादी को इंग्लिश में सोशलिस्ट कहा जाता है। और इस शब्द के मूल अर्थ को देखें तो इसका आशय होता है एक ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण, यानी सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण हो। लेकिन भारत के संदर्भ में इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है, जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई, यानी निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व हो कुछ क्षेत्रों पे और कुछ क्षेत्रों पे सार्वजनिक स्वामित्व हो, यानी एक मिलीजुली लचीली समाजवाद की बात यहाँ पे की गई है। एक कठोर समाजवाद की बात नहीं की गई है। और 1991 के बाद जो एलपीजी का रिफॉर्म आया था उसके बाद ये समाजवाद का जो प्रतिरूप है वो और लचीला हुआ है। तो यहाँ पे समाजवाद को एक रिजिड रूप में नहीं लेना है, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात भारतीय संविधान में की गई है और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ये बात भी हमें याद रखना है। अब इसके बाद और कुछ जो मुख्य शब्द हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला जो शब्द था वो था पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसे भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से सम्मान मिलना चाहिए और संरक्षण और समर्थन मिलना चाहिए। और इसे भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। इसका अर्थ हुआ कि जो शासन के संचालन की शक्ति है या जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, यानी जो शासन किया जाता है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आम चुनावों में हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और उन्हीं के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है, तो जो देश को चलाने की शक्ति है वो मूल रूप से जनता में ही निहित है। यह हो गया लोकतांत्रिक का अर्थ। और यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे एक याद रखने योग्य बात है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भागीदारी के द्वारा शासन करती है, जैसे स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जो काफ़ी छोटा सा कंट्री है। तो यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है, तो डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व होते हैं शासन में। तो ये डायरेक्ट लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जो भारत है वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और फिर इन प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के ऊपर शासन किया जाता है। और अगर आप उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, सिंपल आप ये याद रख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, यानी एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र। और इसका मतलब हुआ कि राज्य का जो प्रमुख है वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे भारत राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत की बात की जाए तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो हमारा देश एक गणतंत्र हो गया। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोकतंत्र भी हैं, यानी ऐसे डेमोक्रेसी जहाँ पे राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, तो उसे हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते हैं। जैसे जो ब्रिटेन है वहाँ पे आज भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो उनके शाही परिवार से आता है, यानी एक राजा की परंपरा वहाँ चली आ रही है। तो वहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो एक रिपब्लिक नहीं है। जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, वो किसी एक परिवार से संबंधित नहीं होता है। तो भारत में गणतंत्र है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे संविधान का जो उद्देश्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। संविधान एक सर्वोच्च कानून होता है जो समाज में अखंडता को बनाए रखने के लिए और एक महान राष्ट्र को बनाने के लिए नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो भारतीय संविधान का भी उद्देश्य यही है कि वह देश में सद्भावना को बढ़ाए। और अगर उन वर्ड्स की बात करें जिन्हें प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस किया गया है संविधान के उद्देश्य के रूप में, तो यहाँ पे न्याय की बात की गई है। और हम लोगों ने पहले भी 3 प्रकार के न्याय की बात की है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इनमें 3 तत्व शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं। यानी न्याय के इन 3 रूपों को देखा जा सकता है भारत के संविधान में। अब चलो न्याय के इन तीनों प्रकारों को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे पहला था सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हों। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का न्याय था वो था आर्थिक न्याय। तो इसका अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो जाए।
यानी देश के जो संसाधन हैं उन पर गिने चुने लोगों का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों में उनका वितरण होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि जो टैक्स का सिस्टम है, जो अधिक कमाने वाले लोग हैं उन पर ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगाया जाता है, जबकि जो कम कमाने वाले लोग हैं उन पर टैक्स की मात्रा काफ़ी कम लगाई जाती है। तो ये आर्थिक न्याय को प्रदान करने का एक तरीका हो गया। और जो तीसरा न्याय का प्रकार है वो है राजनीतिक न्याय, और इसका अभिप्राय है कि राज्य के समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। तो ये हमारा हो गया राजनीतिक न्याय। अब आगे बढ़ते हैं और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे जो 3 वर्ड हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे जो यहाँ पे वर्ड है समानता, इसका अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिए जाने चाहिए और कानून के सामने हर कोई बराबर है। तो ये समानता या इक्वालिटी का मतलब हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों को अपनी जीवन शैली चुनने, समाज में राजनीतिक विचार और व्यवहार करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो हमारे पास स्वतंत्रता के कुछ लिमिटेशन है, यानी एक लिमिट में रह करके ही आप इन अधिकारों का प्रयोग कर, यानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर। यानी ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के नाम पे आप दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगो, उन्हें मारने पीटने लगो। और उसके बाद अगला वर्ड है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। तो बंधुता शब्द का अर्थ भाईचारे की भावना से है। इसका मतलब हुआ देश के सभी लोगों के साथ एक प्रकार का लगाव, यानी एक भाई बंधु की भावना के साथ हमें रहना है और राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करना है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए जो प्रीएम्बल में यूज किए गए थे। इनका हम लोगों ने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं जो कि प्रस्तावना से संबंधित हैं और आपके एग्जाम्स में या एमसीक्यू में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट यहाँ हमने जो ऐड किया है उसमें लिखा गया है कि उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी से इसका नाम उद्देशिका पड़ा। तो आपसे ये डेट पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा के समक्ष किस दिन उद्देशिका को या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण में भी उपयोगी है। बेरूबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। यानी संविधान का कोई आर्टिकल अगर है उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है और उसे एक्सप्लेन करने में परेशानी हो रही है, उसे एक्सप्लेन करने में या उसके अर्थ को निर्धारित करने में कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे आप प्रस्तावना का सहयोग ले सकते हो और प्रस्तावना के आलोक में उस अनुच्छेद का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो ये बेरूबारी मामले में कहा गया था। और यहाँ पे एक और बात है कि इस मामले में ये भी कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो आगे चलकर जो केशवानंद भारती का मामला हुआ, इसमें इस निर्णय को उलट दिया गया और बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। जैसे इसमें लिखा गया है कि न्यायाधीशों ने संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। यानी जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इसके अलावा और जो पॉइंट्स हैं आप उसे संशोधित कर सकते। ऐसा केशवानंद भारती वाद में बोला गया प्रीएम्बल को लेकर के, और इसे संविधान का एक अंग या एक भाग माना गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखना। और इसका प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे फिर से बोला गया। अब बात रही कि इसमें कितने बार अभी तक संशोधन किया गया है। तो अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है हमारे प्रीएम्बल में, और वो किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। और यहाँ पे 3 शब्द डाले गए हैं, जैसे जो एक वर्ड था समाजवाद, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके बाद दोबारा इसका कोई संशोधन नहीं किया गया है। और एक लास्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने आने वाले वीडियोज़ में हम मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में अपने सुझाव दे सकते हैं।